नमस्कार बच्चों। सेंट मेरी मलंगकड़ा हाई स्कूल कक्षा 7वीं में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतू शर्मा। बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती से कक्षा 7वीं के दूसरी इकाई से पाठ क्रमांक 4 शब्द संपदा इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले हम लेखक के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। लेखक सूर्य नारायण रणसुभे जी का जन्म 7 अगस्त 1942 कर्नाटक के गुलबर्गा में हुआ। लगभग 65 पुस्तकें, अनुवाद का समाजशास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन उल्लेखनीय है। बच्चों, अनुवाद का अर्थ होता है ट्रांसलेट करना, यानी कि एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करना, ट्रांसलेट करना। लेखक रणसुभे जी प्राध्यापक, लेखक, अनुवादक, समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। बच्चों, प्रस्तुत पाठ एक निबंध है जिसका शीर्षक है शब्द संपदा। शब्द से तो आप भली भांति परिचित हैं बच्चों। संपदा का अर्थ होता है भंडार, जैसे कि शब्दों का भंडार। प्रस्तुत पाठ में शब्द संपदा के माध्यम से लेखक ने शब्दों की संपदा से हमारा परिचय कराया है। लेखक भाषा के विकास और उसके महत्व के बारे में हमें बता रहे हैं कि भाषा के कारण ही मानव संस्कृति का विकास संभव हो सका है। भाषा सार्थक शब्दों का संयोजन है। भाषा से शब्दों का बहुत महत्व है। शब्द मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं और यही शब्द मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते भी हैं और तोड़ते भी हैं। अतः हमें शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य का वाचन करना चाहिए और किस समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें शब्दों की शक्ति को बताया है। लेखक कहते हैं कि हमें शब्दों की शक्ति को पहचानना चाहिए और हमें अपना वाचन बढ़ाना चाहिए। उसके लिए हमें शब्दकोश पढ़ना चाहिए और जितनी भी साहित्यिक पुस्तकें हैं उसका वाचन हमें अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारी शब्द संपदा बढ़ती है। तो चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर। आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। यह उत्तर अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। बच्चों, आदिम काल यानी कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक का अर्थ है जो अभी चल रहा है, मॉडर्न युग चल रहा है जिसे हम कहते हैं। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक मनुष्य ने यानी कि इंसान ने जितनी भी विकास किए हैं, जितने भी डेवलप किए हैं, इसका रहस्य क्या है? अधिकांश यानी बहुत से लोग मानते हैं कि प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। कहने का अर्थ यह है बच्चों, कुछ लोग यह मानते हैं कि संसार में जितने भी प्राणी हैं उनकी तुलना में
मनुष्य यानी कि इंसान का विकसित मस्तिष्क यानी कि उनका डेवलप माइंड इस पूरी प्रगति यानी इस विकास का हमारी जो संस्कृति है उसका मूल है। क्या है? वह है मनुष्य का मस्तिष्क। लेकिन बच्चों, लेखक का यह मानना है कि यह अपूर्ण उत्तर है। इसका पूर्ण उत्तर यह है कि विकसित मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। जी हाँ बच्चों, भाषा ही सभी प्रगति की जड़ है। जैसे आपने देखा होगा कि एक पेड़ हरा भरा फल फूल से लदा हुआ दिखाई देता है। उसका कारण यह है कि पेड़ का जो तना है यानी कि जो उसकी जड़ है वह उसे मजबूत बनाती है। उस जड़ की बदौलत ही वह पेड़ इतना हरा भरा और फल फूल से लदा होता है। उसी प्रकार बच्चों, दुनिया में जितनी भी प्रगति हुई है, जितनी भी उन्नति हुई है, चाहे वह किसी भी फील्ड में हो, उसका मूल कारण मनुष्य के मस्तिष्क का किया गया भाषा की खोज है। मतलब मनुष्य की मस्तिष्क ने भाषा की जो खोज की है उसी के कारण आज पूरी दुनिया विकसित और प्रगति कर रही है। दुनिया की ज्ञान शाखाओं का विकास भाषा के बदौलत ही हुआ है। बच्चों, जैसा आपने वर्णमाला में देखा है कि स्वर और व्यंजन के अक्षरों से शब्द बनते हैं और शब्दों से बनती है भाषा। लेकिन बच्चों, भाषा की व्याख्या बताते हुए लेखक कहते हैं कि भाषा का अर्थ क्या है। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। जी हाँ बच्चों, मतलब भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा के जो वाक्य हैं, जो शब्द हैं, वह सार्थक होने चाहिए, यानी जिसका कोई अर्थ होना चाहिए। और वाक्य कैसे होने चाहिए? व्यवस्थित होने चाहिए, क्रमबद्ध यानी क्रम में लगे हुए होने चाहिए, और वह संयोजक यानी मिलते जुलते हुए वाक्य होने चाहिए। शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं, और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह हैं, निर्जीव है। मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवन बनाता है। जी हाँ बच्चों, शब्दों का संसार बड़ा ही विचित्र है, जिसकी ओर कभी किसी का ध्यान नहीं जाता। शब्दों की ताकत की ओर कभी किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। बच्चों, वे शब्द ही हैं जो मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, और वे शब्द ही हैं जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते भी हैं और उन्हें तोड़ते भी हैं, यानी उन्हें मिलाते भी हैं और उन्हें अलग भी करते हैं। अब जैसी भाषा का प्रयोग करोगे वैसा ही प्रभाव आप पर पड़ेगा। अब बच्चों, विज्ञान की दृष्टि से तो यह भाषा यानी ये जो भाषा है वह क्या है? वह तो एक अक्षर ध्वनि के चिन्ह है, निर्जीव है, जिसमें कोई जान नहीं होता। निर्जीव का अर्थ होता है प्राणहीन, जिसमें कोई जान नहीं होता। लेकिन बच्चों, उस निर्जीव भाषा को सजीव कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है। मनुष्य ही उसे सही अर्थ देता है और उसे जीवंत बनाता है। जैसे बच्चों, आपने कभी कोई महंगी पुस्तक खरीदी हो, जो कि बहुत महंगी हो, और उसे लेकर अपनी अलमारी में रख दिया हो, तो वह पुस्तक निर्जीव हो जाती है, उसका कोई मूल नहीं होता। लेकिन वही पुस्तक जब आप पढ़ोगे, उसका अध्ययन करोगे, ज्ञान लोगे उस पुस्तक से, तो वह आपके लिए जीवंत बन जाएगी, सजीव बन जाएगी। तो उस पुस्तक को जीवन देने वाला कौन होता है? मनुष्य होता है, उसे अर्थ देने वाला मनुष्य होता है। उसी प्रकार लेखक कहते हैं कि भाषा तो निर्जीव है, लेकिन उसमें जान देने वाला मनुष्य ही होता है, जो उसका सही तरीके से उपयोग करता है।
तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यतीत हो जाता है। जी हाँ बच्चों, शब्द जब जीवंत हो जाते हैं, यानी जब मनुष्य उसका सही तरीके से उसका प्रयोग करता है, तो उस मनुष्य के जैसे स्वभाव गुण उस शब्द में भी दिखाई देने लगते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य स्वभाव के जितने नमूने होते हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के भी नमूने होते हैं। जैसे कि कुछ लोग अपनी बातों से अपने शब्दों से मनुष्य को हंसाते हैं, रुलाते हैं, उसी प्रकार सही शब्दों का प्रयोग कर हम लोगों को हंसा सकते हैं, रुला सकते हैं। अगर आप जिससे अच्छे से बात करोगे, अच्छी भाषा का प्रयोग करोगे, अच्छी शब्दों का प्रयोग करोगे, तो सामने वालों को सुनने में भी अच्छा लगेगा। बच्चों उदाहरण के लिए जैसे आप सत्संग वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे हमें अच्छी भाषा का प्रयोग किया जाता है, अच्छी अच्छी पुस्तकों का वाचन किया जाता है, जिससे हमें ज्ञान मिलता है, हमारा मनोरंजन होता है और हमें अच्छी सीख मिलती है। लेकिन उसी जगह अगर कोई आपको गाली गलौज देकर बात करे तो वह भाषा आपको बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगेगी। मतलब वो आपको व्यतीत करेगी, व्यतीत मतलब आपको दुखी करेगी। कुछ लोग अगर आपसे गाली गलौज देकर बात करेंगे तो वह भाषा आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, वह सामने वाले व्यक्ति को व्यतीत कर देती है, यानी दुखी कर देती है अगर आप उनके साथ बुरी भाषा का प्रयोग करते हैं। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं। उन्हें बार बार सुनने की, गुनगुनाने की इच्छा होती है। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं, तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत ही सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं कि कुछ मत करो, जो भाग्य में है वह तो मिल ही जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब बच्चों यहाँ हम देखते हैं कि कई बार ऐसे शब्द सुनकर हमें रोना भी आ जाता है। जो ऐसे कुछ अपशब्द होते हैं जैसे जो हमारे कान को चुभते हैं, जिसे सुनकर हमें आ जाता है, हमें बहुत दुख होता है। जैसे कि बच्चों हमें कुछ लोग बहुत प्रिय होते हैं, जैसे हमारे माता पिता, भाई बहन, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे मित्र हमें प्रिय होते हैं। वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं जो हमें सुनने में अच्छे लगते हैं। जैसे कुछ लोगों को भगवान के भजन, जैसे कि उनमें भी तो शब्द ही होते हैं ना, गीत संगीत सुनना पसंद होता है, भगवान के गीत सुनना पसंद होता है। किसी को कुछ और गीत पसंद होता है, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसे हम गुनगुनाते रहते हैं, वो सुनने में अच्छे लगते हैं। तो अब देखो बच्चों, जैसे कि हम किसी को अगर हम हमेशा शाबाशी देते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा, अगर हम किसी को भी ऐसा कहते हैं तो वह सामने वाले को उससे प्रोत्साहन मिलता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। अगर उसी के बदले अगर हम नेगेटिव शब्द, यानी कि तुम कुछ नहीं कर सकते, बहुत बुरे हो तुम, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वह शब्द हमें सुनने में अच्छे नहीं लगते, उसका कुछ अर्थ नहीं होता। और कुछ शब्द इतने सज्जन, सात्विक, यानी कि इतने अच्छे होते हैं, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं, जो हमें बार बार सुनने की इच्छा होती है। और कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं। निष्क्रिय मतलब हमें डिमोटिवेट कर देते हैं, हमें कुछ मत करो, जो भाग्य में है वह तो मिल ही जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। ऐसे कुछ शब्द हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, है ना। जैसे आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो और कोई आकर आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है कि मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपके नसीब में है वो आपको मिल जाएगा, इतना दौड़ धूप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो मनोबल है वह कम हो जाता है और इससे हम दुखी हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें निष्क्रिय बना देते हैं।
न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम की, 5% बुद्धि की और 5% संयोग की ज़रूरत होती है। परंतु याद रखें कि किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की ज़रूरत होती है। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते हैं, उन्हें हम अपने जीवन व्यवहार से निकाल बाहर करना चाहिए। अब बच्चों, न्यूटन से तो आप सभी परिचित हैं। न्यूटन जो कि एक महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए, यानी हमें कोई भी काम करना है, उसकी सक्सेस के लिए, उसकी सफलता के लिए हमें क्या करना है, हमें 90% परिश्रम यानी मेहनत की, 5% हमें बुद्धि और 5% हमें संयोग यानी कि अवसर की ज़रूरत होती है। लेकिन बच्चों, हमें यह बात याद रखना है कि हमें अपने काम को पूर्णत्व देने के लिए, यानी अपने काम को पूरा करने के लिए हमें सबसे अधिक क्या करना है, हमें 90% कठोर परिश्रम करने की ज़रूरत होती है, यानी कि कठिन मेहनत करने की ज़रूरत होती है। और हमें ऐसे शब्दों को अपने जीवन से बाहर निकाल देना चाहिए जो हमें दुख पहुंचाते हों, जो हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति में बाधा डालते हों। ऐसे शब्दों को हमें अपने जीवन व्यवहार से बाहर निकाल देना चाहिए। निष्क्रिय का अर्थ होता है बच्चों कृतिहीन। ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जो हमें हमेशा नेगेटिव विचारधारा की ओर खींचते हैं, तो ऐसे शब्दों को हमें क्या करना है, अपने जीवन से बाहर निकाल फेंकना है और हमें मेहनत कर कर आगे बढ़ना चाहिए। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं, कुछ ऐसे हैं कि औरों से मित्रता नहीं कर पाते। शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए, वहाँ की भाषाओं में घुल मिल गए, जैसे बस, रेल, कार, रेडियो, स्टेशन आदि। अब बच्चों, जैसे कि आपकी कक्षा में यानी आपकी क्लास में कोई नया विद्यार्थी आता है, तो कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो झटपट आपसे घुल मिल जाते हैं, आपसे मित्रता कर लेते हैं, चाहे वह अलग स्टेट से हो, अलग भाषा के हो, लेकिन वह आपसे मिलजुल कर आप जैसे हो जाते हैं। लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो जल्दी मिक्स नहीं होते, उन्हें किसी से बात करना पसंद नहीं, किसी के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं, वह अकेले रहना ही पसंद करते हैं। तो बच्चों, भाषा का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही होता है, शब्दों का भी कुछ ऐसा ही स्वभाव है। विशेषकर अंग्रेजी यानी जो इंग्लिश की जो भाषा है, वह कुछ ऐसी ही है कि जिस जिस प्रदेश में इंग्लिश भाषा गई है, यानी कि जिस जिस स्टेट में, राज्य में अंग्रेजी भाषा वहाँ पे गई है, वह उनकी भाषाओं में घुल मिल गई है। चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, हर जगह अंग्रेजी भाषा घुल मिल गई है। जैसे कि उदाहरण के लिए बच्चों देखो, बस, रेल, कार, रेडियो, स्टेशन आदि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका अब हम हिंदी उच्चारण नहीं करते, यानी कि वो यह अंग्रेजी की भाषा है जो हिंदी में इतनी घुल मिल गई है कि हम बोलते हिंदी में हैं, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग हम अपनी रोज़मर्रा की बातों में करते हैं और किसी को याद भी नहीं कि इनका असली हिंदी में इसका सही अर्थ क्या है। अब ये शब्द इतने घुल मिल गए हैं। कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार, द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं, वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते हैं। बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि जो तमिल भाषा है, यानी जो तमिल भाषा के जो शब्द हैं, वे सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार यानी कि द्रविड़ परिवार तक ही सीमित हैं। वह किसी और भाषा में मिश्रित नहीं होते और उन्हें किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं, मतलब किसी और भाषा में घुलना पसंद नहीं, ऐसा कहा जाता है। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो हिंदी के शब्द हैं वे बहुत ही मिलनसार हैं, मतलब किसी भी भाषा में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं है कि हिंदी के सभी शब्द मिलनसार हों।
कुछ शब्द तो अंत तक अपनी स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं। यानी हिंदी में भी कुछ शब्द ऐसे हैं जो जल्दी किसी में मिश्रित नहीं हुए और आखिर तक यानी अंत तक अपना अस्तित्व उन्होंने बनाए रखा है। अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं और कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। मतलब हिंदी के कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो दूसरी भाषा में इतना मिक्स हो गए हैं, इतनी ऐसे घुल मिल गए हैं कि उनका जो स्वतंत्र रूप है, उनका जो सही रूप है, वो धीरे धीरे अब खत्म होता जा रहा है। बच्चों, इसके बाद का परिच्छेद हम अपनी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।